अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी लाए हैं जो आपकी नींद उड़ा देगी। यह एक आम से खंडन के साथ पेश आने वाले वाकयत पर मबनी है। अगर आपको खौफनाक और पुरअसरार कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे इस चैनल की सबसे डिस्ट्रेसिंग वीडियो है और एंड पर जो इस स्टोरी की सीक्वेंस है ना, वो आपको बहुत ज्यादा उदास कर देगी। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए आओ शुरू करते हैं। 1936 में टॉम हॉक्स 39 साल का दो टीनेज लड़कों का बाप होता है। इसकी पहले अपने इन दो बेटों की माँ से शादी हो चुकी थी, लेकिन अल्टीमेटली इनकी डाइवोर्स हो जाती है। उस साल टॉम अपने दोनों बेटों के साथ न्यूपोर्ट कैलिफोर्निया के बीच पर होता है। अब ये ना बीच पर लोगों की भीड़ में इधर उधर देख रहा होता है, तो इसको अपने सामने एक बड़ी खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिससे ये पहले नहीं मिला था। ये बस उसको देखता ही रहता है। ये इतना देखता है कि वो लड़की भी नोट करती है। वो लड़की मुस्कुराती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। टॉम फौरन ही ना एम्बेरस हो जाता है। वो इसको घूरते हुए जो पकड़ा गया था, वो कहता है अब तो मुझे इसके पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब टॉम जो कि बड़ा ही सख्त मस्कुलर हैंडसम सा बंदा था, ये उस लड़की के पास चलकर जाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो लड़की भी बड़ा मुस्कुराती है, कहती है मेरा नाम जैकी है, मैं 29 साल की हूँ, और ये लड़की भी सिंगल होती है। इस पॉइंट के बाद ये दोनों एक दूसरे में फुली इंटरेस्टेड हो जाते हैं और एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। और कुछ साल बाद 1989 में ये दोनों अपने 150 से भी ज्यादा फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इनके सामने शादी कर लेते हैं। इसके बाद जैकी टॉम और उसके दोनों बेटों के साथ शिफ्ट हो जाती है। अब बेशक यहाँ पर इन दोनों लड़कों की माँ अभी भी जिंदा होती है, लेकिन ये जैकी को भी माँ बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैकी ना सिर्फ उन लोगों के साथ रह रही थी, बल्कि वो इतनी ज्यादा डिवोटेड, लविंग और ख्याल रखने वाली बंदी थी कि उसको माँ कहना तो बनता ही था। इसके साथ साथ जैकी जब सिर्फ 22 साल की होती है, इसका ना बड़ा गंदा मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट होता है और इसकी वजह से उसको ऐसी इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती थी, लेकिन इसकी तो ख्वाहिश होती है बच्चों की। तो जब उसको मौका मिलता है इन बच्चों की माँ बनने का, तो वो इसमें अपनी पूरी जान लगा देती है। ये बड़ी जबरदस्त माँ बनती है। तो अगले कई सालों तक टॉम और जैकी अपने दोनों बेटों को बड़ा करते हैं। फिर 2002 में जब ये दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं तो ये घर से चले जाते हैं। अब ये चीज टॉम और जैकी के लिए एकदम से उदास तो थी कि मतलब अब बिल्कुल अकेले हो गए थे, क्योंकि ज्यादातर जो इनकी आइडेंटिटी थी वो पेरेंट्स बनने और अपने बच्चों के करीब रहने के अराउंड होती है। लेकिन सेम टाइम पे उनको पता था कि कभी ना कभी तो ये दिन आना ही है, और इनफैक्ट पिछले कई सालों से वो इसी चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। हर साल ये ना अच्छे खासे पैसे बचाते जा रहे थे। ये इस चीज की तैयारी कर रहे थे कि जब हमारे बच्चे हमारे घर से चले जाएंगे तो सेम टाइम पर हम दोनों भी रिटायर हो जाएं। और इनका रिटायरमेंट का आइडिया होता है कि हम एक यॉट को खरीदेंगे, कि हम बस यॉट में रहेंगे, सेलिंग करेंगे कैलिफोर्निया और मैक्सिको के साइल पर। अब यहाँ पर ना जैकी अमीर होती है ना ही टॉम। हाँ, ये लोग पैसे बचाने में बड़े अच्छे होते हैं, बड़े ही डिसिप्लिन्ड और बचत करके चल रहे थे, और पिछले कई सालों से तो ये एक एक पाई जमा कर रहे थे ताकि वो एक यॉट को खरीद सकें। फिर फाइनली 2002 में जब इनके बेटे घर से चले जाते हैं, टॉम और जैकी न्यूपोर्ट बीच कैलिफोर्निया में अपना घर बेचते हैं। इस घर के पैसे और जो इन्होंने सेविंग्स की होती है, इन दोनों को मिलाकर ये फाइनली एक छोटी सी यॉट खरीद लेते हैं, जिसको ये नाम देते हैं वेल डिजर्व। अब बेशक इनकी यॉट उस तरह की फैंसी नहीं थी जैसे बंदे के दिमाग में आता है यॉट का नाम सुनकर, लेकिन टॉम और जैकी को ये बोट बड़ी पसंद होती है। तो जैसे ये इनकी हो जाती है और ये न्यू पोर्ट में उसको डॉक करते हैं, टॉम और जैकी अपना सारा सामान इसमें शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें रहना था, जाहिर सी बात है। फिर इसके बाद ये इसकी बड़ी डिटेल से सफाई करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको अपग्रेड भी करते जा रहे थे जहां से ये कर सकते थे अपने लिमिटेड बजट में। और इसी साल समर तक ये बोट बड़ी खूबसूरत हो जाती है, बाहर से भी और अंदर से भी बड़ी आरामदेह और साफ होती है। टॉम और जैकी को बिल्कुल घर वाली फीलिंग मिल रही थी। तो अगले 2 साल तक टॉम और जैकी अपनी ड्रीम लाइफ जीते हैं। ये अपनी बोट पर कैलिफोर्निया और मैक्सिको के साइल पर घूमते रहते थे, सनसेट्स देखना, ताजा मछलियां पकड़ना, कॉकटेल्स पीना इकट्ठे, मतलब ये फुल अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे थे। फिर 2004 में इनको एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिलती है। इनका ना एक बेटा कहता है मैं ना बाप बनने वाला हूँ, और ये जो बेबी आने वाला था वो टॉम और जैकी का पहला ग्रैंड चाइल्ड होने वाला था। और ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, स्पेशली जैकी, क्योंकि मैंने पहले बताया उसके अपने बच्चे तो हो नहीं सकते थे, तो उसको दोबारा से माँ की तरह बनने का ख्याल बड़ा अच्छा लग रहा था और इससे वेट नहीं
नहीं हो रहा था कि मैं उस बच्चे को अपनी बाहों में लूं। तो बेशक टॉम और जैकी बड़े मजे में थे, वो इस यॉट में रह रहे थे, ओपन ओशियन के अंदर फिर रहे थे। ये डिसाइड करते हैं अब वक्त आ गया है, हम इस यॉट को बेच देते हैं। इससे जो हमें पैसे मिलेंगे उससे हम अपने बेटे के करीब ही घर ले लेंगे एक, ताकि हम अपने ग्रैंड चाइल्ड से ज्यादा दूर ना रहें। उस साल नवंबर में ये फिशिंग मैगजीन में एक एड डालते हैं अपनी यॉट को बेचने के लिए। ये डिमांड कर रहे होते हैं $5 लाख की। फिर जैसे ये एड पोस्ट होती है, बड़ी जल्दी एक यंग कपल होता है जिन्होंने पैसे जमा किए हुए थे, वो कहते हैं हम इसको बाय करते हैं। टॉम और जैकी बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो अपने दोनों बेटों को कॉल करके ये खुशखबरी सुनाते हैं कि हमें बायर मिल गया और अगले कुछ दिनों तक ये सेल फाइनलाइज हो जाएगी, उसके बाद राब्ता करेंगे हम तुमसे। तो दोनों बेटे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी भी दिन टॉम और जैकी की कॉल आ सकती है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, इनको कोई खबर नहीं मिलती। तो दोनों बेटे अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाते। अब यहाँ पर टॉम और जैकी इस तरह के नहीं थे कि वो लंबे अरसे के लिए कहीं जाएं और अपनी फैमिली को ना बताएं। तो मतलब ये चीज बड़ी अनयूजुअल थी इनके लिए। तो जब टॉम का भाई जिम, जो कि एक रिटायर पुलिस चीफ था, जब उसको पता चलता है इस खामोशी के बारे में, ये गाड़ी में बैठता है और सीधा न्यूपोर्ट बीच कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, इस सोच में कि शायद उन्होंने नहीं फाइनलाइज की होगी अभी तक वो सेल, शायद यॉट अभी तक नहीं बिकी होगी, वो उसी में रह रहे हो। तो जाकर चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक भी है। तो जिम अपने एक दोस्त के साथ न्यूपोर्ट बीच पहुंचता है। वो इस डॉक वाले एरिया में जाता है जिधर सारी यॉट्स खड़ी होती हैं। जब वो इस डॉक के फ्लोटिंग सेक्शन में जाता है तो वहां पर उसको वेल डिजर्व खड़ी भी नजर आती है। जहां पर वो अभी खड़ा था, दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि इस यॉट में कोई भी नहीं है। लेकिन जब वो इस यॉट को अपने सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जिम यहाँ पर कुछ अजीब चीजें नोटिस करता है। वो नोट करता है कुछ लाइंस ना इस यॉट की साइड पर लटकी हुई हैं, जिनको तो लिपटा हुआ होना चाहिए था। और टॉम तो वैसे भी हर चीज अरेंज करके रखता था, मतलब वो यॉट को टिप टॉप करके रखता था हमेशा। तो मतलब वो इन लाइंस को यॉट की साइड पर लटका के नहीं रख सकता था, अनलेस वो यॉट के अंदर ना हो। लेकिन वो अंदर ही नहीं था। फिर जिम इधर उधर देखता है। वो ये चीज भी नोट करता है कंट्रोल पैनल से ना उसके ऊपर कवर लगते थे। वो कवर्स ना उतरे हुए थे, लेकिन वो दोबारा नहीं चढ़े हुए थे। तो ये भी एक और चीज होती है जो टॉम और जैकी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा कुछ गंदे तौलिए थे, वो भी पोर्ट होल्स में लटके हुए थे। तो ओवरऑल जिम और उसके दोस्त को ये इंप्रेशन मिलता है यहाँ पर आके कि इस यॉट की सेल फाइनलाइज होगी और नए ओनर्स के पास ये यॉट होगी। जब तो ये इतनी गंदी है, क्योंकि टॉम और जैकी तो कभी भी इस बोट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो जिम यहाँ पर अपना बिजनेस कार्ड निकालता है। उसमें वो लिखता है कि मैं इस नई बोट के मालिकों से बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई और उसकी बीवी ने ये बोट उनको बेची है और अब वो मिसिंग है। तो प्लीज मुझे कॉल बैक करना। तो जिम और उसका दोस्त इस डॉक से निकलते हैं। वो इस एरिया से दूर जा रहे होते हैं। तो एकदम से जिम का फोन बजता है। वो फोन उठाता है तो आगे से एक 21 साल की लड़की होती है, जेनिफर डेलियोन। वो कहती है मुझे अपनी यॉट पर आपका बिजनेस कार्ड मिला है और हाँ, मैं और मेरे शोहर ने ये यॉट हॉक से खरीदी है, लेकिन आपकी तरह हमें भी मुश्किल हो रही है उनके साथ कांटेक्ट करने में, क्योंकि जब हमने ये यॉट उनसे ले ली थी तो इस बोर्ड पर कुछ कंट्रोल्स थे जिनकी हमें समझ ही नहीं आ रही। तो हम टॉम और जैकी से बात करना चाह रहे हैं कि हमें समझाएं इस बारे में। साथ ही जेनिफर कहती है कि हमें टॉम और जैकी की कुछ चीजें भी मिली हैं जो दराजों में पड़ी थी, तो ये चीजें भी हमने उनको वापस करनी है। तो मतलब वो जिम को ये बताना चाह रही होती है कि हम खुद उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। तो जिम जेनिफर से पूछता है कि आखिरी दफा तुम और तुम्हारे शौहर ने टॉम और जैकी को कब देखा था। वो कहती है आखिरी दफा तो हमने उनको तभी देखा था जब हम इस यॉट की सेल को फाइनलाइज कर रहे थे। हमने लिटरली उनको पैसे दिए थे, वो गाड़ी में बैठे थे और यहाँ से चले गए थे। जिम उससे पूछता है कि तुम्हें कोई आइडिया है कि वो किधर गए होंगे। वो कहती है हमने टॉम और जैकी के साथ कोई ज्यादा पर्सनल कन्वर्सेशंस नहीं की, बस हमारी डील की बात ही हुई थी। वो कहती है जो पर्सनल लिमिटेड इंटरेक्शंस हमारे दरमियान हुई थी उसमें टॉम बस यही बोल रहा था कि मैं और जैकी एक घर खरीदना चाह रहे हैं मैक्सिको में। एक टाउन है जिसको एरिजोना का बॉर्डर लगता है, क्योंकि उनका एक बेटा है जो एरिजोना में रहता है, उसका बेबी होने वाला है। तो वो ये बात कर रहे थे कि हम उसके करीब रहना चाह रहे हैं। जिम जेनिफर को थैंक्स बोलता है। वो कहता है तुम्हें टॉम और जैकी के बारे में अगर कुछ भी पता चलता है प्लीज हमें बताना। तो जेनिफर भी उसको यही बोलती है, बिल्कुल सेम, अगर आप लोगों को भी उनके बारे में कुछ पता चलता है तो हमें लाजमी बताना, हमने उनसे बात करनी है। जिम फोन काटता है, कहता है ये क्या सीन है। फिर जिम को याद आता है कि टॉम और जैकी ने तो एक औरत को हायर किया हुआ था जिसका नाम था पेट्रिशा, और पिछले कुछ सालों से जब वो अपनी बोर्ड पर रह रहे थे इनको पता था कि हमारे पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से हम अपने बिल्स टैक्सेस नहीं भर सकते। तो उन्होंने पेट्रिशा को हायर किया हुआ था, जो कि इनकी दोस्त भी थी, कि वो इनके बिल्स और फाइनेंसेस को मैनेज करे। तो जिम उसका नंबर निकलवाता है, वो पेट्रिशा को कॉल करता है। तो पहली चीज जो वो इससे पूछता है, वो कहता है टॉम और जैकी से तुम्हारी रिसेंटली बात हुई है। वो कहती है नहीं, मेरी तो नहीं हुई। तो जिम उसको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। फिर जिम इससे पूछता है कि क्या टॉम और जैकी ने कोई बड़ी अमाउंट डिपॉजिट की अपने किसी भी बैंक अकाउंट में, क्योंकि कुछ दिनों पहले उनको $5 लाख मिले हैं। तो पेट्रिशा इनका अकाउंट चेक करती है। वो कहती है नहीं, कोई भी डिपॉजिट नहीं हुआ इनके अकाउंट्स में। तो जिम और पेट्रिशा फोन पर ही रैशनलाइज कर रहे होते हैं इस चीज को कि क्या वजह है कि उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट अभी तक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाई, लेकिन उनको कोई रीजनेबल
प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती इस चीज की। तो जब जिम पेट्रिशा से बात कर फोन काटता है, उसको इस बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो जिम न्यूपोर्ट बीच पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करता है और टॉम और जैकी को ऑफिशियली मिसिंग रिपोर्ट कर देता है। तो जो पहली चीज यहाँ पर पुलिस करती है वो होती है जो इस बोट के नए बायर्स थे उन पे जरा तहकीक करें गहराई में। और जो पहली चीज इनको पता चलती है वो जो 25 साल का हस्बैंड था उसका नाम था स्काइलर। वो तो पहले एक मुजरिम रह चुका है, इसको डकैती करने में अरेस्ट किया गया था और इसने कुछ टाइम जेल में भी गुजारा था। तो नेचुरली पुलिस को स्काइलर पर फौरन शक हो जाता है, और वैसे भी इन दोनों मियाँ बीवी पर, क्योंकि यही दोनों तो होते हैं जो टॉम और जैकी से मिले थे आखिरी दफा जब वो मिसिंग हुए थे। तो ये अपना डिटेक्टिव उस यॉट पर भेजते हैं, मतलब उसको जनरली देखने के लिए कि वहाँ पर कोई चीज अनयूजुअल तो नहीं है। तो वो डिटेक्टिव डॉक पर जाता है, फ्लोटिंग सेक्शन में आता है, सामने वेल डिजर्व खड़ी हुई होती है। उसको देखने में ऐसा लग रहा होता है कि अभी इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो डिटेक्टिव इसको इधर उधर देखता है, और जब वो विंडो से झांक कर अंदर देखता है तो इसको ऐसा फील होता है जैसे मैंने खून के प्रिंट्स अंदर देखे हैं। और ये चीज काफी होती है इस बोट के सर्च वारंट के लिए। तो फौरन ही यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम आ जाती है इस बोट में। वो इस बोट में इधर उधर देखते हैं, लेकिन पता ये चलता है वो कोई खून के प्रिंट्स नहीं थे बल्कि जंग का निशान था, और कोई खास चीज नहीं मिलती इनको इस बोट के अंदर। तो पुलिस यहाँ पर बड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उनके पास कोई लीड्स तो थी नहीं। तो फिर ये क्या करते हैं, स्काइलर को बोलते हैं कि तुम पुलिस स्टेशन में आओ और हमें सारा कुछ एक्सप्लेन करो, तुम्हारी फाइनल इंटरेक्शन उनके साथ। तो स्काइलर पुलिस स्टेशन में आता है, ये बड़ा कोऑपरेटिव होता है। वो डिटेक्टिव्स को एक्सप्लेन करता है कि मैंने फिशिंग मैगजीन में एड देखी थी इस बोट की, मैंने टॉम हॉक को कॉल की थी और कहा था मैं इंटरेस्टेड हूँ, हम दोनों मिले थे, सी ट्रायल पर जाते हैं, मतलब टेस्ट ड्राइव ली थी इस बोट की। फिर मैंने उसको कहा था कि मुझे बोट पसंद आई है, चलो परचेज को फाइनलाइज करते हैं। फिर 15 नवंबर को मैं, मेरी प्रेग्नेंट बीवी और मेरी छोटी बेटी, साथ एक ऑफिशियल बंदा था डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और एक और बंदा था मेरा दोस्त, वो वहाँ पर था बस गवाह बनने के लिए। हम सारे डॉक पर आते हैं जिधर ये यॉट थी। फिर उधर से हॉक्स आते हैं हमारे पास, टॉम और जैकी। फिर हमने टॉम और जैकी को लिटरली सूटकेस दिया था पैसों से भरा हुआ। उसके बाद टॉम और जैकी सेल डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, मतलब बेसिकली वो ओनरशिप इनको दे रहे थे। फिर टॉम और जैकी ने अपना सूटकेस उठाया था कैश से भरा हुआ, वो अपनी एसयूवी में बैठते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं, शायद मैक्सिको गए होंगे। फिर पुलिस स्काइलर से पूछती है कि तुम इतनी एक्सपेंसिव यॉट कैसे खरीद पाए हो। वो कहता है 1990s में ना मैं एक चाइल्ड स्टार था, ये एक एक्स्ट्रा का रोल प्ले करता है बहुत ही पॉपुलर टीवी शो पावर रेंजर्स में। कहता है मैंने उस शो में बड़े पैसे कमाए थे और उसको साइड पर रख दिया था। अब जैसे स्काइलर ये चीज डिटेक्टिव्स को बता रहा होता है, वो एक पॉइंट पर रुक जाता है, कहता है यार ये सच नहीं है। कहता है रियलिटी ये है कि इस डील को करने के लिए मेरे पास पैसे वहां से नहीं आए थे कि मैं एक चाइल्ड स्टार था, बल्कि असल कहानी है कि मैंने पैसे चुराए थे। पता ये चलता है वो जो डकैती स्काइलर ने नहीं की थी जिसकी वजह से ये जेल में टाइम काट के आया था, बेसिकली ये पैसे चुरा रहा था ड्रग किंग पिन से, और जेल जाने से पहले ही उन चुराए हुए पैसों को छुपा लेता है। उसके बाद जब ये अपनी जेल में सजा काट कर वापस निकलता है, ये अपने उसी हाइडिंग स्पॉट में जाता है और पैसे निकाल लेता है। लेकिन ये जो पैसे थे ये तो चुराए हुए पैसे थे ड्रग के, जिसका मतलब था ये ब्लैक मनी है और इसको वाइट करना पड़ेगा। इसी वजह से वो ये यॉट खरीद रहा था इस डर्टी मनी से कैश पर, ताकि वो इस डर्टी मनी को यॉट में कन्वर्ट करे। उसके बाद ये इस यॉट को बेचेगा और ये पैसे क्लीन हो जाएंगे, वाइट हो जाएगी मनी। अब पुलिस यहाँ पर बड़ी हैरान होती है उसके इस कन्फेशन पे, क्योंकि स्काइलर अपने आप को खुद मुजरिम साबित करा था मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में। लेकिन पुलिस कहती है देखो स्काइलर, हम तुम्हें चार्ज नहीं करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में, क्योंकि तुम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और हेल्पफुल रहे हो इस इन्वेस्टिगेशन में। तो वो स्काइलर को जाने देते हैं। इसके बाद पुलिस स्काइलर की बीवी जेनिफर का इंटरव्यू लेती है, उस डॉक्यूमेंटेशन वाली बंदी का, साथ ही स्काइलर के दोस्त का जो वहाँ पर गवाह के तौर पर आया था। पुलिस इन तीनों का इंटरव्यू करती है और इनसे पूछती है कि भाई क्या फाइनल इंटरेक्शन था तुम्हारा टॉम और जैकी के साथ, और ये सारे सेम ही सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। कहते हैं टॉम और जैकी ने सूटकेस लिया था पैसों से भरा हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हैं, फिर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर एक डिटेल जो डिफरेंट थी इन चारों बंदे में जो ये वहाँ पर थे, वो थी टॉम और जैकी किस तरह एक्ट कर रहे थे वहाँ पे। स्काइलर इस तरह शो करवाती है कि टॉम बहुत ही एंग्शियस और पैरानॉइड था इस पैसों को लेके, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंटेशन वाली बंदी होती है वो कहती है मुझे तो वो नॉर्मल ही दिखे थे। फिर जब पुलिस इन चारों बंदों का इंटरव्यू कर लेती है तो वो फील करती है कि हम डेड एंड पे पहुंच गए हैं, अब नहीं पता कि क्या करेंगे आगे। तो पुलिस मीडिया में जाती है और बुलेटिन चलवाती है जिसमें जैकी और टॉम की पिक्चर होती है और इनकी गाड़ी की भी पिक्चर होती है, और ये लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने इनको देखा है तो हमें लाजमी इन्फॉर्म करें। और फिर जब ये बुलेटिन चलती है तो कुछ दिनों बाद पुलिस को एक कॉल आती है मैक्सिको से। एक बूढ़ा कपल होता है, वो कहते हैं हॉक्स की ना एसयूवी यही हमारे करीब रोड के पास खड़ी हुई है। तो नेचुरली अमेरिकन और मैक्सिकन अथॉरिटीज भागकर इस लोकेशन पर जाते हैं, और जिस घर के बाहर ये एसयूवी पार्क हुई भी थी पुलिस इसमें जाती है। एक्सपेक्ट तो वो ये कर रहे होते कि अंदर टॉम और जैकी होंगे या फिर कोई ऐसा बंदा होगा जो इन्हें जानता होगा। जब ये दरवाजा बजाते हैं तो अंदर से एक बंदा बाहर आता है जिसको कोई भी नहीं जानता था, ये मैक्सिको में रहता था। ये
पुलिस को देख के ना बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है। पुलिस इसे पूछती है ये जो एसयूवी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी भी है ये किसकी है? तो वो कहता है ओ ये तो मेरे दोस्त की गाड़ी है। फिर पुलिस पूछती है क्या तुम्हारे दोस्त का नाम टॉम या जैकी हॉक्स है? कहता है नहीं, वो कौन है? ये गाड़ी तो स्काइलर डे लियोंग की है। अब ये वो मोमेंट होता है जिसमें पुलिस को पता चल जाता है कि स्काइलर हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने पुलिस को बताया था कि आखिरी दफा मैंने टॉम और जैकी को देखा था कि वो अपनी एसयूवी में बैठे थे और यहाँ से चले गए थे। और जाहिर सी बात है वो लास्ट टाइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाद में किसी न किसी तरीके से ये उनकी गाड़ी पर कब्जा करके एक रैंडम बंदे को मैक्सिको में दे देता है। तो न्यूपोर्ट बीच में पुलिस क्या करती है, इसका जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला कन्फेशन होता है ना जो इसने कैमरे पर किया था, उसको यूज करके ये इसको अरेस्ट कर लेते हैं और इसको उठा कर ले आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में। फिर जब वो कस्टडी में होता है तो ये लोग उसका घर सर्च करते हैं और जेनिफर और इसके घर में इतनी सारी चीजें मिलती हैं जो कि हॉक्स की होती हैं। चीजें जैसे कि लैपटॉप, वीडियो कैमरा, मतलब ऐसी चीजें जो टॉम और जैकी बोट में छोड़ ही नहीं सकते थे। अब बेशक इतने सारे एविडेंस स्काइलर को कनेक्ट कर रहे थे हॉक्स के गायब होने से, लेकिन ये अपनी बेगुनाही मेंटेन रखता है। कहता है ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब जब वो कस्टडी में होता है पुलिस इस पर फुल प्रेशर डाल रही होती है। इसकी बीवी जेनिफर भी यही चीज कहती है, कहती है स्काइलर ने कुछ भी नहीं किया। इवन ये तो टॉक शोज पर भी जा रही थी और वहां पर भी बोलती है कि ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्काइलर ने कुछ भी नहीं किया। और कहती है हम भी उतने ही फिक्रमंद है टॉम और जैकी के लिए जितना बाकी सब है। लेकिन पुलिस इनका यकीन नहीं कर रही थी। इनको पता होता कि स्काइलर को कुछ ना कुछ पता है जो वो हमें नहीं बता रहा ऑब्वियसली, लेकिन ये लोग किसी नतीजे पर तो पहुंच नहीं रहे थे स्काइलर का बार बार इंटरव्यू करते हुए। वो तो बस यही बोल रहा था कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। पुलिस सोचती है अच्छा ऐसा करते हैं दोबारा से शुरू करते हैं, दोबारा से इंटरव्यू करते हैं वो जो डॉक्यूमेंटेशन वाली लड़की थी नोटरी, उसका और जो इनका दोस्त था वो जो गवाह बन के गया था उसी आखिरी दिन जिस दिन इस बोर्ड की सेल को फाइनलाइज किया था इन्होंने। तो ये दोबारा से उस नोटरी को बुलाते हैं। ये एक औरत होती है जिसका नाम कैथरीन हैरिस होता है। इसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होता है, ये पहले किसी फड्डों में नहीं पड़ी थी और बड़ी सक्सेसफुल नोटरी होती है। ये इसको दोबारा से बिठाते हैं और कहते हैं हमें फिर से बताओ जो फाइनल इंटरेक्शन हुआ था टॉम और जैकी के साथ। ये दोबारा से वही बोलती है वो लोग आए थे, पेपर वर्क साइन किया, पैसे उन्होंने लिए, गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। लेकिन आगे पुलिस इस पर बड़ा दबाव डालकर क्वेश्चंस करती है और फाइनली कैथरीन क्रैक होती है। वो कहती है असल बात यह है कि टॉम और जैकी से तो मैं आज तक अपनी जिंदगी में नहीं मिली। कहती है मुझे स्काइलर डे लियोंग ने पैसे दिए थे कि मैं पहले से साइन हुए सेल डॉक्यूमेंट की डेट चेंज कर दूं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि टॉम और जैकी के साथ क्या हुआ है। इसके बाद पुलिस उस दोस्त को लेकर आती है जो वहां पर विटनेस के तौर पर गया था उस आखिरी मीटिंग में। इसका नाम होता है अलोंजो मेशन। पुलिस इसको बिठाती है, कहती है वो जो तुम्हारा फाइनल इंटरेक्शन था टॉम और जैकी के साथ वो कैसा था? पहले तो ये उसी स्टोरी पर ही अड़ा रहता है, उन्होंने साइन किए, पैसे लिए, गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। पुलिस कहती है ना 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 मेरा बच्चा, हमने नोटरी से बात कर ली है, उसने बता दिया ये सब झूठ है, मैं वहां पर थी नहीं, मैंने सिर्फ डेट चेंज की है। तो हमें पता है तुम भी झूठ बोल रहे हो। अब जैसे ही अलोंसो यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ा गया था वो बस इसी सफाइयां देने लग जाता है, वो कुछ और बोलना ही नहीं चाहता था। और क्योंकि पुलिस यहाँ पर चाहती थी कि इस केस के साथ कुछ ना कुछ और तो हो, आगे तो बढ़े, पुलिस इसको कहती है देखो हम इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा हो, लेकिन सिर्फ उस कंडीशन में कि तुम हमें सब कुछ सच सच बताओ कि टॉम और जैकी के साथ क्या हुआ है। तो अलोंसो कहता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। अलोंसो एक यंग लड़का होता है अपनी अर्ली 20s में। ये बड़ी जल्दी बातों में आने वाला बंदा था। एक्चुअल में अलोंसो ना एक जेलर होता है और ये स्काइलर से जेल में ही मिलता है। जब स्काइलर डकैती करने के बाद जेल में गया था तो स्काइलर जब जेल से बाहर आता है तो किसी तरह स्काइलर और अलोंसो आपस में दोस्त ही रहते हैं। ये एक दूसरे के साथ बड़ा टाइम स्पेंड करते थे। 2004 के नवंबर में स्काइलर अलोंसो को साइड पर बुलाता है। ये अलोंसो के सामने कन्फेशन करता है कि असल में ना मैं एक इंटरनेशनल असैसिन हूँ। कहता है लोग ना मुझे पे करते हैं दूसरे बंदों को मारने के लिए, लेकिन सिर्फ बुरे बंदे। कहता है अभी ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है 2 बहुत ही बुरे लोगों को मारने का, टॉम और जैकी हॉक्स। कहता है इस चीज को करने में मुझे मदद चाहिए और अगर तुम मेरी मदद करोगे ये कॉन्ट्रैक्ट करने में तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। तो अलोंसो कहता है वाह चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो 15 नवंबर को स्काइलर, अलोंसो और एक और बंदा जिसको स्काइलर ने रिक्रूट किया था ये काम करने के लिए, वो होता है एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला मस्कुलर सा बंदा जो कि सदर्न कैलिफोर्निया में गैंग मेंबर होता है। उसका नाम था जॉन कैनेडी। ये उस डॉक वाले एरिया में पहुंचते हैं जिधर वो यॉट थी और वो लोग यहाँ पर कोई यॉट की सेल को फाइनलाइज करने नहीं आए थे। ये काम तो उन्होंने वैसे भी नहीं करना था। वो लोग आए थे यहाँ पर टॉम और जैकी से मिलने सी ट्रायल के लिए, मतलब टेस्ट ड्राइव के लिए। लेकिन जब टॉम और जैकी वहां पर आते हैं तो टॉम जो कि पहले प्रोबेशन ऑफिसर रह चुका था और इसने काफी टाइम गुजारा हुआ था मुजरिम और इसी तरह के लोगों से डील करते हुए, वो फौरन ही इन तीनों को देखकर नोट कर लेता है बैड न्यूज भाई। तो जब ये दोनों पार्टियां पार्किंग लॉट में आपस में मिलती हैं, स्काइलर ना ये चीज नोट कर लेता है कि टॉम ना डेफिनेटली
डेफिनेटली हिचकिचा रहा है या डर रहा है हमारे साथ बोट में जाते हुए। इनफैक्ट टॉम ना वहां पर बहाना बना रहा होता है कि हम ये सी ट्रायल बाद में कर लेंगे, आज मौसम सही नहीं है। स्काइलर देखता है वाकई ये इजी नहीं है हमारे साथ बोट में जाते हुए। तो स्काइलर कहता है टॉम जैकी जरा 2 मिनट मुझे एक्सक्यूज करो, मैं एक फोन कॉल कर लूं साइड पर। तो स्काइलर साइड पर जाकर अपनी बीवी जेनिफर को कॉल करता है। जेनिफर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होती। फिर कुछ मिनटों बाद जेनिफर यहाँ पर पार्किंग लॉट में आती है। उसने अपनी 1 साल की बेटी को अपनी गोद में उठाया हुआ होता है और जैसे ही वो आती है इस ग्रुप के पास यहाँ पर चलकर, तो इधर डायनेमिक्स बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। जैकी जैसे ही वो उस बच्चे को देखती है उसको वो बड़ा क्यूट लगता है, वो उसको अपनी गोद में उठाती है। उसको जेनिफर भी बड़ी अच्छी लगती है, वो बड़ी स्वीट सी होती है। तो जैकी यहाँ पर थोड़ा ना इजी सी हो जाती है और टॉम ये चीज नोट करता है। फिर टॉम भी थोड़ा ना ढीला होने लग जाता है इनके साथ। तो टॉम स्काइलर को कहता है चलो कोई नहीं, आज ठीक है, आज सी ट्रायल कर लेते हैं। फिर ये दोनों ग्रुप उस यॉट वेल डिजर्व उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं सी ट्रायल लेने के लिए। और जैसे ही वो लोग इस यॉट पर चढ़ रहे होते हैं उसी वक्त जेनिफर कहती है यार मैं तो नहीं जा रही सी ट्रायल पर, बच्चा तंग हो रहा है, मैं ना घर जा रही हूँ, तुम लोग हो फिर मिलते हैं। अब इस पॉइंट तक तो टॉम और जैकी कमिट कर चुके थे सी ट्रायल के लिए, तो बेशक वो लोग थोड़ा डर रहे थे इन तीनों लड़कों के साथ अकेले बोर्ड पर जाते हुए, लेकिन फिर भी ये भरोसा कर ही लेते हैं इन पे कि सब कुछ ठीक ही जाए। तो फिर ये दोनों हॉक्स, टॉम और जैकी और ये 3 लड़के ये सारे बोट में बैठते हैं और पानी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर टॉम बोट चला रहा होता है। फिर एक पॉइंट के बाद जब ये पानी में डॉक से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में कोई जमीन नहीं होती दूर दूर तक, सिर्फ पानी होता है। तो एक पॉइंट के बाद स्काइलर और जॉन टॉम के पास आते हैं। ये कहते हैं हमने ना तुम्हें कोई चीज दिखानी है शिप के लोअर लेवल पे। तो टॉम उनके साथ नीचे जाता है बेडरूम में। तो जब वो नीचे होते हैं अलांजो और जैकी ऊपर होते हैं किचन में, जो कि बिल्कुल ऊपर होता है बेडरूम के। तो अब जैसे वो यहाँ पर खड़े होते हैं अलांजो और जैकी को एकदम से हंगामा सा सुनाई देता है नीचे बेडरूम से। अब अलांजो को तो पता होता है ये क्या है, जॉन और स्काइलर टॉम पर अटैक कर रहे थे। तो अलांजो का यही मौका होता है, वो फौरन से जैकी को पीछे से पकड़ लेता है। इससे पहले जैकी को कुछ पता चलता है यहाँ पर क्या हो रहा है, वो फौरन उसको नीचे जमीन पर लिटाता है, उसके हाथ पीछे करता है, हथकड़ी निकालता है और इसके हाथ बांध देता है। Sounds like Jackie's here, Alonzo's here, and then that's where Thomas Hawks, Skylar, and Jeff Kerr on the bottom. And Jackie hears the commotion. She looks down this way, and this is where Alonzo overpowers her. अब जैसे यहाँ पर जैकी किचन में बंदी बनी हुई थी, स्काइलर और जॉन ऊपर आते हैं सीढ़ियों से, टॉम उनके साथ नहीं होता। तो यहाँ से वो जैकी को उठाकर नीचे बेडरूम में लेकर आते हैं। जैकी को सामने दिखाई देता उसका शौहर टॉम, उसके भी हाथों पर हथकड़ी लगी हुई है और वो बेड पर उल्टा होकर लेटा हुआ है। ये भी जैकी को टॉम के साथ बेड पर फेंकते हैं। फौरन ही जैकी स्काइलर की तरफ मुड़कर कहती है तुम हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो, मैं अभी तो तुम्हारी बीवी से मिली हूँ, मैंने तुम्हारे बच्चे को उठाया है, हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो तुम, हम तो सिर्फ इस बोट को बेचकर अपने बच्चों और पोते के पास जाना चाहते हैं, हमें प्लीज छोड़ दो। लेकिन स्काइलर को यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। वो अलांजो को कहता है इन दोनों के मुंह और आंखों पर ना टेप बांधो। अब जैसे अलांजो ये सब कर रहा होता है, स्काइलर ऊपर जाता है और बोट को ओशन के डीपेस्ट पार्ट की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। अब जैसे स्काइलर उस बोट को चला रहा होता है, अलांजो और जॉन नीचे बेडरूम में होते हैं। अलांजो को याद पड़ता है मैंने टॉम की तरफ देखा था, वो जैकी को तसल्ली दे रहा था। वो पीछे अपने हाथ से जैकी का हाथ पकड़कर उसको तसल्लियां दे रहा होता है। वो इसको कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे साथ जो भी होगा हम इसमें इकट्ठे साथ हैं। फिर एकदम से ये बोट रुकती है क्योंकि स्काइलर समंदर के गहरे पॉइंट पर पहुंच गया था। फिर वो जॉन और अलांजो को बोलता है कि जैकी और टॉम को ऊपर लेकर आओ। तो जॉन और अलांजो यही करते हैं, वो टॉम और जैकी को ऊपर डेक पर लेकर जाते हैं और फिर जबरदस्ती इनसे बोट के सेल डॉक्यूमेंट पर साइन करवाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी साइन करवाते हैं जो कि स्काइलर को एक्सेस दे रहे थे इनके बैंक अकाउंट यूज करने के लिए। जब ये लोग इनसे जबरदस्ती साइन करवा रहे थे सेल डॉक्यूमेंट्स, जैकी ना जानकर अपने लास्ट नेम का स्पेलिंग गलत लिखती है। जहाँ पर सिग्नेचर होते हैं ना वहाँ पर वो अपने लास्ट नेम में ना एस को अलग सा लिखती है और ये चीज वो गलती से नहीं कर सकती थी, बल्कि ये चीज उसने जान के की थी ताकि वो सिग्नल दे सके फ्यूचर में कि उनसे ये जबरदस्ती साइन करवाई गई है। फिर जब सारे डॉक्यूमेंट साइन हो जाते हैं, ये तीनों आदमी अपने 2 कैदियों को बोट के बिल्कुल एंड पर लेकर जाते हैं। फिर जब वो बोट के बिल्कुल एंड पर खड़े होते हैं तो स्काइलर ऊंची आवाज में बोलता है, जैकी और टॉम सुन रहे होते हैं, कहता है अलांजो बोट के पीछे ना एंकर पड़ा है, उसको लेकर आओ। अब यहाँ पर टॉम और जैकी को पता चल जाता है आगे जो भी कुछ होने वाला है वो अच्छा नहीं है। तो जैकी इनकी मिन्नतें करने लग जाती है कि हमें प्लीज जाने दो, हमें जिंदा छोड़ दो, प्लीज हमें अपने पोते के पास जाने दो। अब टॉम ना किसी तरह अपने आप को जॉन से छुड़वाता है और वो स्काइलर को इतनी बुरी टांग मारता है कमर पर कि वो उड़कर नीचे गिरता है। फिर उस पॉइंट पर जॉन टॉम के ऊपर चढ़ जाता है और वो इसको और जैकी दोनों को काबू कर लेता है और ये इन दोनों को इस तरह नीचे बिठाता है कि इनकी कमरें आपस में मिली हुई होती हैं, मतलब बैक टू बैक मिली हुई होती हैं। फिर अलांजो आता है, वो भारी सा एंकर रगड़ता हुआ इनके सामने लाता है। इस एंकर के साथ ना बड़ी सी
चेन होती है जिसका एक पॉइंट तो एंकर के साथ अटैच होता है और दूसरा पॉइंट होता है ना वो फ्री होता है। अब ये जो दूसरा वाला पॉइंट होता है ना चेन का बिल्कुल एंड वाला, स्काइलर इसको कनेक्ट कर देता है टॉम और जैकी के हथकड़ियों से। फिर जब वो मेक श्योर कर लेता है कि इनकी हथकड़ियां चेन के साथ कनेक्ट हो गई अच्छी तरह, स्काइलर खड़ा होता है, एंकर के पास चलकर उसको पकड़ता है और काफी जान लगाकर ये इसको उठाकर पानी के अंदर डाल देता है। और जैसे ये एंकर पानी के अंदर जाता है, टॉम और जैकी को जो आवाज सुनाई दे रही होती है कुछ सेकंड्स के लिए, वो होती है उस लूज चेन की जिसके साथ इनके हथकड़ियां बंधी हुई थी। वो तेजी से पानी में नीचे जा रही थी एंकर के वजन की वजह से। उनको चेन की रेलिंग से नीचे लगकर जाने की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही होती है। फिर एक पॉइंट पर यह चेन बिल्कुल कटक होकर टाइट होती है जिसकी वजह से टॉम और जैकी को बड़ा गंदा झटका लगता है और वो बोट के बिल्कुल साइड पर जाते हैं। अब चेन जो टाइट हुई थी इनको खींचकर उधर जो लेकर जाती है। अलांसो कहता है जब ये चीज हुई थी जैकी का सर बोट की अंदर वाली साइड पर इतना बुरा लगता है कि एक बहुत ऊंची सी कटक की आवाज सुनाई देती है, मतलब यहाँ पर उसका स्कल टूटा था। अब अलांसो, स्काइलर और जॉन वहां पर बस खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं कि टॉम और जैकी किस तरह डेस्परेटली लड़ रहे हैं इस एंकर के वेट से जो इनको बोट से नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। टॉम बड़ी कोशिश कर रहा होता है अपनी बीवी को और बोट के एंड को पकड़ने की। फिर इवेंचुअली इस एंकर का वेट और जो मूवमेंट हो रही थी इस बोट की, ये दोनों चीजें इकट्ठे बहुत ज्यादा थी उसके लिए। फिर टॉम और जैकी आहिस्ता आहिस्ता रेलिंग से रगड़ते हुए ऊपर से नीचे पानी में गिर जाते हैं। जब ये दोनों पानी में गिरते हैं, बिल्कुल होश में थे, जिंदा थे, तब इनकी रैपिड डिसेंट शुरू हो जाती है ओशन के बिल्कुल बॉटम में 3500 फीट की गहराई पर। अलोंसो पुलिस को बताता है जैसे ही टॉम और जैकी पानी के नीचे गायब होते हैं। स्काइलर ऊंची आवाज में बोलता है यूहू और भागकर बोट के एंड पर जाकर पानी में झांकना शुरू कर देता है छोटे बच्चे की तरह, उसी जगह पर ही जहां पर ये दोनों गायब हुए थे। ये ऊपर हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे। फाइनली जब यहाँ पर पानी बिल्कुल काम हो जाता है, मतलब बबल्स वगैरह खत्म हो जाते हैं, स्काइलर वहां पर हंसता है, मुड़कर कॉकपिट की तरफ जाता है और बोट को वापस डॉक की तरफ ले जाने लग जाता है। अब बेशक यहाँ पर जेनिफर मर्डर के टाइम उस बोट पर नहीं थी, लेकिन ये इस मामले में पूरी तरह इन्वॉल्व थी और इनफैक्ट ये अटैक होता ही इसका आइडिया है। इसको और पैसे चाहिए थे और इसको पैसे पाने की ये वाली स्कीम मिलती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जेनिफर अपनी 1 साल की बच्ची को पार्किंग लॉट में लेकर आती है, जिसकी वजह से टॉम और जैकी थोड़े ढीले हो जाते हैं इनके साथ सी ट्रायल पर जाने के लिए। वो ये काम इंटेंशनली कर रही थी टॉम और जैकी को फंसाने के लिए। उसको पता था उस बोट में क्या होने वाला है और ये इसलिए आई थी उनको भेजने के लिए ताकि वो मर्डर हो सके और उनकी बोट पर कब्जा कर लें। और जब स्काइलर उस बोट पर होता है, मर्डर से पहले, दरमियान में और बाद में, स्काइलर जेनिफर के साथ कॉल्स पर होता था। वो इसको बता रहा होता था कि कैसा चल रहा है सब, इसका फीडबैक लेता था और इससे मशवरा लेता था कि आगे क्या करें। इस चीज के अलावा इस केस का एक और डार्कर एलिमेंट भी है। वो होता है एक कैमरा जो कि स्काइलर और जेनिफर के घर से मिलता है। ये होता है हॉक्स का वीडियो कैमरा और वो पिछले कुछ सालों से इसको यूज कर रहे थे अपने ट्रेवल को डॉक्यूमेंट करने के लिए ओशन में। तो पुलिस जब इस कैमरे को कब्जे में लेती है और वीडियो चलाती है, शुरू में तो ये दिखाई देता है जैकी फिल्म कर रही है यॉट के अंदर, उस वेल डिजर्व यॉट में। उसमें वो बता रही होती है कि हमें कितना दुख हो रहा है, आखिरी दफा इस यॉट में सफर कर रहे हैं। लेकिन वो और टॉम बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको बायर्स मिल गए होते हैं इस बोट को खरीदने के लिए। साथ ही वो फ्यूचर के लिए भी एक्साइटेड होते हैं, अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए। और फिर एकदम से जैकी की ये वीडियो फुटेज कटती है और फिर फौरन स्काइलर और जेनिफर की दावत की वीडियो चलना शुरू हो जाती है। उसमें इसकी 1 साल की बेटी भी होती है। मतलब वीडियो में ये मजे कर रहे होते हैं, जिसका मतलब था अभी कुछ ही दिन गुजरे थे इनको टॉम और जैकी को मर्डर किए हुए, और इतने गंदे तरीके से तो इन्होंने मर्डर किया था। ये उनका कैमरा पकड़ते हैं और अपनी जिंदगियां शूट करना शुरू कर देते हैं। अपनी जिंदगी रिकॉर्ड कर रहे थे टॉम और जैकी की मेमोरीज के ऊपर, जिसका मतलब था जेनिफर और स्काइलर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था कि उन्होंने क्या किया। यहाँ पर अलांजो को 20 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। इसको इससे भी ज्यादा बुरी सजा मिल सकती थी, लेकिन अब इसने केस की पूरी डिटेल्स बताई थी कि क्या क्या किया था इन्होंने, और इसको वादा भी किया हुआ था कम सजा देने का, इसलिए इसको सिर्फ 20 साल की सजा सुनाई जाती है। जेनिफर को लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई जाती है बगैर पैरोल के, और जॉन कैनेडी और स्काइलर को सजाए मौत सुनाई जाती है। इसके अलावा ना एक और स्टोरी है, वो है अलास्का की। वहां पर ना बहुत सारी औरतों की डेड बॉडीज मिलती जा रही थी। किसी को भी पता नहीं चलता उन औरतों को मार कौन रहा है, लेकिन जब पता चलता है कि कौन मार रहा था और किस तरीके से मार रहा था, आप लोग शॉक हो जाओगे सुनकर। उस पर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड